हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल एजुकेशनल गैलरी में। दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग। इस वीडियो में दोस्तों हम कार्बोनेट्स कंपाउंड के कुछ अच्छे क्वेश्चंस करेंगे, ओलंपियाड लेवल के क्वेश्चंस करेंगे जो आपके कंसेप्ट को, आपके चैप्टर के कॉन्सेप्ट को और बेटर करेगा और साथ ही साथ क्वेश्चंस को किस प्रकार से घुमाया जाता है, किस प्रकार से क्वेश्चन को एक प्रकार से ट्रांसफॉर्म किया जाता है या मॉडरेट लेवल से कह सकते हैं कि टफ लेवल कैसे बनाया जाता है, वो आपको यहाँ पर अच्छे से देखने को मिलेगा। आपने पूरा चैप्टर पढ़ा है एनसीईआरटी का, तो आप निश्चित है कि इसको कर पाइएगा। बस पेशेंटली इसको क्वेश्चंस को पढ़ना है और करते जाइए, आई थिंक बन जाना चाहिए। आइए एक एक क्वेश्चंस को देखते हैं, जितना हो पाए उतना देखते हैं। कार्बोनेट्स कंपाउंड, 1 मार्क का क्वेश्चन है, देख लीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ग्रेफीन रिजेंबल विद द ग्रेफाइट इन हैविंग। देखिए ग्रेफीन के बारे में हो सकता है आप सुने हो या ना सुने हो। यदि आप न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे तब तो ग्रेफीन के बारे में सुने ही होंगे, नहीं तो इसके बारे में बुक्स वगैरह तो नहीं लिखता है। ठीक है, ग्रेफीन इन दिनों बहुत ज़्यादा चर्चा में रहा है और साथ ही साथ हाल ही फिलहाल में अपने यहाँ भी ग्रेफीन इनोवेशन सेंटर, ग्रेफीन इनोवेशन सेंटर का एस्टेब्लिश किया गया है। कहाँ पर? तो केरल में दोस्तों। ग्रेफीन ग्रेफाइट से ही बनाया जाता है। ग्रेफाइट जो होता है ना, ग्रेफाइट का एक पतला शीट होता है, उसको हम ग्रेफीन कहते हैं। ठीक है, तो ग्रेफीन और ग्रेफाइट के रूप हमसे एक प्रकार से डिफरेंस पूछा है। तो ग्रेफीन रिजेंबल करता है ग्रेफाइट से, कैसे? ये 3D डायमेंशनल स्ट्रक्चर नहीं, ग्रेफीन जो होता है 3D डायमेंशनल स्ट्रक्चर नहीं होता है दोस्तों। ग्रेफीन जो होता है 2D स्ट्रक्चर होता है। याद रखिएगा, ग्रेफीन जो होता है पतला सीट होता है तो 2D स्ट्रक्चर होता है। 3D हो ही नहीं सकता है, पतला सीट है तो। हाँ, sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन होता है। ग्रेफीन और ग्रेफाइट में दोनों में sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन होता है। हेक्सागोनल स्ट्रक्चर होता है, ये भी सही है, ये भी सही है। फ्री इलेक्ट्रॉन फॉर इलेक्ट्रॉन कंडक्शन, आप जानते हैं ग्रेफाइट में भी फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, जिसके कारण ग्रेफाइट नॉन मेटल होते हुए भी वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। उसी प्रकार से ग्रेफीन भी। बस एक इतना ध्यान रखिएगा, ग्रेफीन बताए ना पतला सीट होता है, तो सीट दोस्तों 2D होता है ना। 3D होने के लिए किसी को उसमें थिकनेस होना चाहिए, इसमें थिकनेस होता ही नहीं है, तो ग्रेफीन 3D नहीं 2D होता है। तो हमसे पूछा है कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, तो बी ऑप्शन 2, 3, 4 आर ट्रू। ऑलराइट, 2D स्ट्रक्चर होता है, ग्रेफाइट का 3D स्ट्रक्चर होता है। याद रखिए, ग्रेफाइट 3D होता है, ग्रेफीन 2D स्ट्रक्चर होता है, और sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन तो होता ही है। ठीक, हेक्सागोनल उसमें लेयर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड नंबर, द टेबल शोज सम प्रॉपर्टी ऑफ डायमंड एंड ग्रेफाइट। डायमंड और ग्रेफाइट का प्रॉपर्टी दिया हुआ है एनसीईआरटी में, आप देखे होंगे, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। डायमंड कट्स ग्लास, डायमंड जो है ग्लास को कट कर पाता है, इसके पीछे रीजन क्या है? यहाँ पर रीजन दिया है, देख लीजिए। हमसे पूछा फॉर विच प्रॉपर्टी इज द रीजन करेक्ट, किस प्रॉपर्टी के लिए रीजन करेक्ट है? द बॉन्ड इन ग्लास आर स्ट्रॉन्गर देन दोज इन डायमंड। ग्लास में बॉन्ड स्ट्रॉन्गर होगा तो डायमंड उसको कैसे काट पाएगा? ये गलत बात है। डायमंड स्ट्रॉन्ग होना चाहिए भाई, डायमंड काट रहा है ग्लास को तो डायमंड को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, गलत बात है। डायमंड इज ए हार्ड सब्सटेंस, बिल्कुल सही बात है। देयर आर मैनी आयनिक बॉन्ड, डायमंड क्या है? कार्बन कार्बन के पीछे बॉन्ड होता है दोस्तों। यहाँ पर कार्बन कार्बन के पीछे कैसा बॉन्ड बनता है? कोवेलेंट बॉन्ड। कैसा बॉन्ड बनता है? कोवेलेंट बॉन्ड। यहाँ आयनिक बॉन्ड की चर्चा कर रहा है, इसलिए गलत हो गया। अब देखिए, किसी बच्चे को ये क्वेश्चन सारा टफ लग रहा होगा, ठीक है, कितना टफ क्वेश्चन है, लेकिन आप देखिए तो एक एक जो इसका ऑप्शन है ना, वो वही क्वेश्चन है। यहाँ पर अगर हम 20 क्वेश्चन कर रहे हैं, इसका मतलब 80 क्वेश्चन आपने कवर कर लिया है। और इसी क्वेश्चन को 1 लाइनर के फॉर्म में करते तो आसान लगता, बस डिफरेंस वही है कि वो कहीं आप क्वेश्चन 1 लाइनर देखते हैं, यहाँ पर ऑप्शन के फॉर्म में आप क्वेश्चन को देख रहे हैं, एक प्रकार से क्वेश्चन ही है। ग्रेफाइट इज ए लुब्रिकेंट, बिल्कुल सही बात है। ग्रेफाइट का यूज़ हम लुब्रिकेंट के रूप में करते हैं। क्यों? उसके पीछे रीजन क्या है? देर आर वीक बॉन्ड्स बिटवीन ग्रेफाइट लेयर। हाँ, ये सही बात है, ग्रेफाइट के लेयर के बीच में बॉन्ड कैसा होता है? वीक बॉन्ड होता है। ग्रेफाइट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ये भी सही बात है। ग्रेफाइट कंटेन फ्री मूविंग आयंस, आयंस नहीं होता है, इलेक्ट्रॉन्स होता है। उसमें क्या होता है? फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है दोस्तों। ग्रेफाइट के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है, क्योंकि sp2 हाइब्रिडाइज है, एक इलेक्ट्रॉन इसका फ्री होता है, जिसके कारण ग्रेफाइट जो है इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। तो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। ठीक है, सी ऑप्शन का जो रीजन है वो करेक्ट है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, द हेट्रो एटम्स, इसमें क्वेश्चन पूछा है द हेट्रो एटम्स प्रेजेंट इन, ये जो आपको दिया हुआ है इसके अंदर हेट्रो एटम्स कौन प्रेजेंट है वो बताना है। तो आप जानते हैं ना, कार्बन हाइड्रोकार्बन में आपने पढ़ा होगा, कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा अगर किसी भी हाइड्रोकार्बन के अंदर कार्बन हाइड्रोजन के अलावा जो भी एलिमेंट या एटम्स प्रेजेंट होता है उसी को हम क्या कहते हैं? हेट्रो एटम कहते हैं। हेटेरो एटम, उसको क्या कहते हैं दोस्तों? हेट्रो एटम, क्योंकि हाइड्रोकार्बन में कार्बन हाइड्रोजन ही होना चाहिए। इसके अलावा अगर कोई और एटम है उसको हम क्या कहते हैं? हेट्रो एटम कहते हैं। तो देख लीजिए यहाँ कौन कौन है। एक तो यहाँ पर ऑक्सीजन है, हेट्रो एटम हो गया। क्लोरीन है, ये हेट्रो एटम हो गया। तो कौन कौन हो गया? एक तो ऑक्सीजन, दूसरा कौन है दोस्तों? क्लोरीन। तो 1 and 4 ऑप्शन कौन है? 1 and 4, डी ऑप्शन करेक्ट है। 1 and 4, 3 का डी। याद रखिएगा, हेट्रो एटम से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है और पूछा जाता भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्ट्रक्चर ऑफ 3 हाइड्रोकार्बन, 3 हाइड्रोकार्बन के यहाँ पर स्ट्रक्चर दिया हुआ है, आपको इसका नाम भी लिखना आना चाहिए। ठीक है,
क्योंकि क्लास 10 में इसको सिखाया जाता है। हमसे पूछा विच स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर ऑल द 3 कंपाउंड, इन तीनों कंपाउंड के लिए कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। दे आर आइसोमर्स ऑफ ईच अदर, आइसोमर में आप जानते हैं ना, आइसोमर में क्या होता है दोस्तों, मॉलिकुलर फॉर्मूला सबका सेम होना चाहिए। आइसोमर का मॉलिकुलर फॉर्मूला सेम होता है, बस उसका या तो पोजीशन, जो फंक्शनल ग्रुप हो सकता है उसका पोजीशन, या नंबर ऑफ कार्बन, उसमें चेन में जो कार्बन का जो संख्या होती है उसका नंबर डिफरेंट होना चाहिए, अरेंजमेंट डिफरेंट होता है, उसको हम क्या कहते हैं आइसोमर। तो आइसोमर देखने के लिए हमको तो उसका सबसे पहले मॉलिकुलर फॉर्मूला देखना होगा। इसका मॉलिकुलर फॉर्मूला देखिए कितना है, 1 2 3, 3 कार्बन है C3, और हाइड्रोजन कितना है 3 3 6 2 8 C3H8, ठीक है। इसका देख लीजिए 1 2 3 4 C4, और हाइड्रोजन कितना है देखिए 3 इधर हो गया और 3 इधर 6 हो गया दोस्तों, 8 9 10 C4H10 हो गया। ये तो बिल्कुल आइसोमर नहीं लिख रहा है, यहाँ C4H10 है, यहाँ C3H8 है। इसको देखिए तो ये भी है C4H10 है, ये कौन हमारा C4H10 है 4, और इधर कितना हो गया 4 4 8 2 10 C4H10। आइसोमर तो नहीं लग रहा है, आइसोमर तो नहीं है दोस्तों। दे हैव द सेम जनरल फार्मूला, जनरल फार्मूला क्या सबका सेम है। जनरल फार्मूला आप जानते हैं, जैसे एल्केन एल्कीन और एल्काइन का आपने जनरल फार्मूला पढ़ा होगा दोस्तों। जैसे एल्केन का जनरल फार्मूला क्या होता है, एल्केन का जनरल फार्मूला होता है CnH2n+2, ये जनरल फार्मूला होता है एल्केन का। उसी प्रकार से एल्कीन का जनरल फार्मूला क्या होता है CnH2n, ये एल्कीन का होता है। और अल्काइन का जनरल फार्मूला क्या होता है, अल्काइन का जनरल फार्मूला होता है CnH2n-2। तो ये जनरल फार्मूला है, आप ध्यान से देखिएगा, ये सब एल्केन ग्रुप का है, C3H8 एल्केन का है, C4H10 एल्केन का है, C4H10 एल्केन का है। तो जनरल फार्मूला सबका सेम होगा, चूंकि सारा एल्केन से ही बिलोंग करता है तो सबका जनरल फार्मूला सेम है। बी स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है। और ऑप्शंस को हम देख लेते हैं। देखिए दे हैव द सेम फिजिकल प्रॉपर्टी ना, यहाँ 3 कार्बन है 4 कार्बन है, जैसे ही कार्बन की संख्या बदल गई मास बदल जाएगा, फिजिकल प्रॉपर्टी बदल जाएगा। दे रिएक्ट विद एक्वस ब्रोमीन, नहीं ये एक्वस ब्रोमीन के साथ कौन रिएक्ट करता है, जो कि अनसेचुरेटेड हो। ये सबको ध्यान से देखिए तो सब सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन भी ब्रोमीन के साथ रिएक्शन करता है। ऑल राइट, तो ये आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो फोर्थ का कौन हो गया हमारा, बी आंसर हो गया। 5 देखते हैं दोस्तों, वाई इज निकल यूज इन द हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कीन्स। एल्कीन्स के हाइड्रोजनेशन में हम निकल का यूज क्यों करते हैं। आप हाइड्रोजनेशन, एक मिनट दोस्तों, थोड़ा गड़बड़ हो रहा है। एल्कीन का आपने हाइड्रोजनेशन पढ़ा होगा, ऑलराइट, ये नहीं ये लेते हैं, ठीक। आपने एडिशन रिएक्शन पढ़ा होगा दोस्तों, कई सारे रिएक्शंस है कार्बोनेट्स कंपाउंड में, 4 तो है मुश्किल से, एडिशन है, सब्स्टिट्यूशन है, ऑक्सीडेशन है, और एक और है कंबसन है। तो 4 ही तो रिएक्शन है। आपने पढ़ा होगा एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन क्या था, एडिशन रिएक्शन क्या था दोस्तों, ये हम अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के लिए करते थे। किसके लिए, जो अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हो, मतलब कार्बन कार्बन के बीच में या तो डबल बॉन्ड हो या कार्बन कार्बन के बीच में क्या हो, ट्रिपल बॉन्ड हो, इसके लिए हम करते थे, ठीक है। आप जानते हैं जब हम मान लीजिए कार्बन कार्बन के जो डबल बॉन्ड है, इधर हाइड्रोजन है, इधर हाइड्रोजन है, यहाँ भी हाइड्रोजन है, यहाँ भी हाइड्रोजन है, इसमें अगर हम इसको एल्केन बनाना है तो हाइड्रोजन ऐड करते थे। और कैटलिस्ट क्या लेते थे, निकेल लेते थे, प्लेटिनम लेते थे या प्लेटिनम लेते थे, ये सब हम कैटलिस्ट लेते थे। जब ऐसा रिएक्शन कराते थे तो ये क्या बन जाता था, ये बन जाता था, ठीक है, ये बन जाता था, यहाँ भी हाइड्रोजन, मतलब हाइड्रोजन ऐड हो जाता है, इसी को हम एडिशन रिएक्शन कहते थे। मतलब C2H4 से बन गया क्या, C2H6 बन गया। तो यहाँ पर निकेल का क्या यूज़ है, ये निकेल एज ए कैटलिस्ट क्या यूज़ करता है, यही हमसे पूछ रहा है, निकेल एज ए कैटलिस्ट यहाँ पर क्या यूज़ करता है। तो देखिए इट इंक्रीज द यील्ड ऑफ प्रोडक्ट, नहीं प्रोडक्ट के यील्ड को नहीं बढ़ाता है। आप जानते हैं कैटलिस्ट क्या होता है ना, वो उसके इट लोअर द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द रिएक्शन। देखिए रिएक्शंस होने के लिए कुछ न कुछ एनर्जी की नीड होती है। जैसे हम सिंपल भाषा में समझाएं तो आपने सुना होगा हर चीज़ को जलने के लिए 3 चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है। एक तो कंबस्टेबल सब्सटेंस होना चाहिए, दूसरा इग्निशन टेम्परेचर होना चाहिए, और तीसरा ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है। ये तीनों होगा तो चीज़ें मतलब वहाँ पर आग लग सकती है। तो इग्निशन टेम्परेचर का अगर बात करें, किसी का इग्निशन टेम्परेचर कम होता है, किसी का ज़्यादा होता है। जैसे पेट्रोल में हल्का चिंगारी ही दीजिएगा तो वहाँ पर आग पकड़ लेगा, लेकिन आप कोयला को जला के देखिए तो कोयला को जलाने के लिए हमको बहुत ज़्यादा मतलब हीट देना पड़ता है। पहले उसको हम या तो कहने का मतलब बहुत ज़्यादा उसको गर्म करना पड़ता है, तब जाकर उसमें अच्छे से वो जलता है। तो ये सब क्या है, इग्निशन टेम्परेचर दोनों का अलग अलग है। उसी प्रकार से कोई जो रिएक्शंस होता है ना, तो कोई रिएक्शंस मतलब कम रिएक्शंस के लिए तो हमको एनर्जी देना पड़ता है। बहुत सारा रिएक्शन इजीली हो जाता है, नहीं तो हमको मतलब एनर्जी देना पड़ता है। तो कोई रिएक्शंस बहुत कम एनर्जी लेके ही हो जाता है दोस्तों,
बहुत कम एनर्जी लेके ही हो जाता है। कोई रिएक्शन के लिए हमको ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, तो इतना एनर्जी यदि हम ज़्यादा एनर्जी नहीं दे पाएंगे तो ये क्या करते हैं, हम कैटलिस्ट का यूज़ करते हैं। कैटलिस्ट क्या करता है, मान लीजिए हमको 100 किलो जूल एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, कैटलिस्ट क्या करेगा, ये जो एक्टिवेशन एनर्जी है, थ्रेशोल्ड एनर्जी, इसको कम करके कर देगा कितना, 80। मतलब इसके एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर दिया, कैटलिस्ट का यूज़ कर लेंगे तो इसके एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर दिया। अब आपको इतना ही एनर्जी देना पड़ेगा, कहाँ 100 की नीड थी लेकिन कैटलिस्ट यूज़ कर लिया तो अब 80 किलो जूल एनर्जी की ही नीड पड़ेगी। तो यही काम करता है कैटलिस्ट, इट लोअर द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द रिएक्शन। इन सब चीज़ों के बारे में आप केमिकल काइनेटिक्स में पढ़िएगा, 12th का चैप्टर है, बट यहाँ पर हल्का बता दिए। तो एक्टिवेशन एनर्जी को ये कम कर देता है, जिसके कारण रिएक्शन जो है आसानी से प्रोसीड हो पाता है। तो 5 का क्या हो गया, बी हो गया। ऑलराइट, 6 नंबर देखिए, 6 है दोस्तों, ए मिक्सर कंटेनिंग 1 मोल ऑफ इथीन एंड 3 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। ये जो मिक्सर है, मान लीजिए इसमें 1 मोल इथीन है, यही हमारा इथीन है, और 3 मोल ऑक्सीजन है, इज इग्नाइटेड इन ए सील्ड कंटेनर एट 100 डिग्री सेल्सियस, द रिएक्शन अकरिंग इज शोन बाय इक्वेशन। और ऑब्वियसली बात है, इथीन को आप जो जलाइएगा तो कार्बन डाइऑक्साइड और पानी प्रोड्यूस होगा, दिखा रहा है। व्हाट वाज द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस एट द एंड ऑफ द रिएक्शन, मतलब गैस का हमको टोटल नंबर मोल पूछा है, ये तो सिंपल क्वेश्चन है। एट द एंड ऑफ द रिएक्शन, रिएक्शंस के एंड में ये गैस का टोटल मोल कितना है, देखिए इसका 1 मोल, इसका कितना मोल यूज हुआ, 3 मोल, इधर टोटल कितना है, 4 मोल है, तो इधर भी 2 और 2, 4 मोल हमको बनना चाहिए। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड का भी 2 मोल गैस में के फॉर्म में बना है, और पानी का भी जो 2 मोल है वो भी गैस के फॉर्म में बना है, गैसेस स्टेट में। तो टोटल हमको एट द एंड ऑफ द रिएक्शन कितना मोल, व्हाट वाज द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस, गैस तो यही दोनों है दोस्तों, एक तो ये है हमारा 2 कार्बन डाइऑक्साइड का, 2 ये हमारा पानी का है, तो टोटल कितना मोल है हमारे पास, 4 मोल है। एंड ऑफ द रिएक्शन ये तो कंज्यूम हो गया होगा ना, ये तो टोटल का टोटल कंज्यूम हो गया होगा, तो 4 मोल हमारे पास क्या है, ये कह सकते हैं गैस का मॉलिक्यूल है। ठीक, आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। कोई क्वेरी हो तो जरूर है कि कमेंट सेक्शन में आप पूछ लीजिएगा। 7th नंबर देखते हैं, विच कंपाउंड हैज़ एन एडिशन रिएक्शन विथ क्लोरीन, कौन सा कंपाउंड एडिशन रिएक्शन शो करेगा क्लोरीन के साथ। तो एडिशन रिएक्शन कौन शो करता है, अभी हम बताए थे, जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हो, मतलब कार्बन कार्बन के बीच या तो डबल बॉन्ड या कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड हो, यही दोनों शो करेगा। अब देखिए C2H4, यदि आपको जनरल फॉर्मूला पता हो तो ये क्या होता है, इथीन होता है या एल्कीन होता है, तो यहाँ पर डबल बॉन्ड होता है, तो ये तो होगा ही। ये सब क्या है, एल्केन ग्रुप का मेंबर है, एल्केन ग्रुप का मेंबर है, एल्केन ग्रुप का मेंबर है, तो बस 7 का ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। देखिए C2H5 का अगर स्ट्रक्चर ड्रॉ कीजिएगा दोस्तों, अल्कोहल है, ठीक है, 2 कार्बन है, हाइड्रोजन को लगा दीजिए और इधर हो गया OH हो गया, तो यही होता है हमारा C2H5। कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड होता है, ये तो हमारा एसिटिक एसिड है, ये तो हमारा इथेन है, तो सब क्या हमारा एल्केन ग्रुप का मेंबर है, बस ये है एल्कीन ग्रुप का मेंबर, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, यही हमारा एडिशन रिएक्शन शो करेगा। नेक्स्ट नंबर हम 9th नंबर देखते हैं, कंसिडर 3 एक्सपेरिमेंट डन बाय 3 स्टूडेंट। ये देखिए सारे बच्चे क्या करें, एक्सपेरिमेंट करें, अबीदा है, रहमान है, समीर है, ये 3 बच्चे एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। यहाँ बर्नर को जला के और वाटर को गर्म कर रहे हैं, यहाँ भी बर्नर है, वाटर को गर्म कर रहे हैं, बर्नर है, वाटर को गर्म कर रहे हैं। इन बीच केस वाटर विल बॉयल फर्स्ट, किस केस में वाटर जो है जल्दी बॉयल करेगा। तो देखिए यहाँ पर आग दे रहा है, ध्यान से देखिए दोस्तों, फोटो को ध्यान से देखना पड़ेगा। यहाँ बिल्कुल है क्या, ये जो हमारा बर्नर है यहाँ बिल्कुल इसको चिपका दिया है, यहाँ भी बिल्कुल, ये तो बिल्कुल चिपका, यहाँ तो मतलब आग हल्का निकल भी रहा है, यहाँ आग निकल भी नहीं रहा है, बिल्कुल चिपका दिया। यहाँ ऑक्सीजन बिल्कुल नहीं जा रहा होगा तो ये तो जलेगा ही नहीं। रहमान के केस में देखिए अच्छे से आग जल रहा है, आग जो है अच्छे से जल रहा है। तो आप जानते हैं ना, जैसे आप घर में भी यूज़ करते हैं, जो गैस स्टोव का हम लोग यूज़ करते हैं, सिलेंडर से गैस आता है, फिर जो हमारा बर्नर जलता है, देखिएगा कभी कभी ब्लू फ्लेम तो यूजुअली आता ही है, लेकिन कभी कभी येलो फ्लेम भी आने लगता है। येलो फ्लेम आने का पीछे रीज़न क्या है कि बर्नर के अंदर जो छेद होता है दोस्तों, बर्नर के अंदर जो छेद होता है वो छेद क्या हो, किसी कारण से जैम हो गया, तो जो गैस आ रहा था ना, गैस को जलने के लिए ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है ज़्यादा, जितना ज़्यादा ये जो छेद दिया जाता है, स्पेस दिया जाता है, ताकि यहाँ से मतलब ऑक्सीजन जाए, और ऑक्सीजन के प्रेजेंस में अगर गैस जलेगा तो अच्छा खासा जलेगा, कंप्लीट कंबसन होगा, ब्लू फ्लेम देगा। लेकिन अगर ये छेद अगर आपका जैम हो जाएगा तो येलो फ्लेम आएगा। ठीक है, तो कुछ वैसा ही है, यहाँ पर देखिए आग जल रहा है, यहाँ से गैस तो निकल ही रहा होगा, यहाँ से जो भी फ्यूल है निकल रहा होगा, यहाँ ऑक्सीजन का कॉन्टैक्ट में आया, अब बढ़िया से जल रहा है। यहाँ जो है, यहाँ आप देखिए, यहाँ जो है थोड़ा ऑक्सीजन कम मिल रहा होगा, यहाँ तो बिल्कुल जल ही नहीं रहा है। तो सबसे पहले पानी कहाँ बॉयल करेगा, जहाँ ज़्यादा हीट होगा। तो बी केस में, रहमान के केस में क्या होगा, रहमान के केस में पानी बढ़िया से बॉयल होगा। 1 मिनट दोस्तों, 1 मिनट।
सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस, थोड़ा एक कॉल आ गया था दोस्तों। हम क्वेश्चन 8 बता दिए, अब 9th नंबर हम कर रहे हैं। ऑलराइट, 9th नंबर कर रहे हैं। देखिए सारा क्वेश्चन जो है ना आसान है, बस आपने अगर चैप्टर को अच्छे से पढ़ा है कहीं ना, बस इसको प्रेजेंट करने का तरीका थोड़ा ओलंपियाड वाला क्वेश्चन का होता ही थोड़ा भारी तरीके से, अदरवाइज क्वेश्चन तो बहुत आसान है। क्वेश्चन है कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन, इस रिएक्शन को कंसीडर करना है। फैट प्लस अल्कली मिलके बना रहा है सोप और प्लस ग्लिसरॉल भी बन रहा है। ग्लिसरॉल का स्ट्रक्चर आपको आता है क्या? अगर आता होगा तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि ग्लिसरॉल क्या होता है। ठीक है, व्हाट नेम इज गिवन टू रिवर्स ऑफ द एवब रिएक्शन प्रोसेस। अगर इस एवब रिएक्शन को हम रिवर्स करा दे ना, बैकवर्ड करा दे, ये तो फॉरवर्ड दिया हुआ, अगर बैकवर्ड करा दे तो वो कौन सा रिएक्शन होगा? ठीक है, वो हमसे पूछा है कि कौन सा रिएक्शन होगा, तो उसी को कहते हैं हम एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन। क्या कहते हैं दोस्तों? एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन। एस्टर बनाने आपको आता है क्या? देखिए एस्टर कैसे बनाते हैं, एस्टर बनाना सीख लीजिए। ये 3-4 रिएक्शन ना आपको आना चाहिए दोस्तों, यहाँ से 100% क्वेश्चन आता है। देखिए कि जो हम अल्कोहल लेते हैं, थोड़ा हम स्लेंट लिख रहे हैं, मान लीजिए एक जगह हम लेते हैं अल्कोहल CH3 CH2OH, ये हमारा क्या हो गया? अल्कोहल हो गया। और एक लेते हैं हम इथेनोइक एसिड CH3 COOH, मतलब अल्कोहल और एसिड से ही क्या बनता है? हमारा एस्टर बन जाता है, जो आपके सिलेबस में दिया हुआ है। हायर एजुकेशन में तो आप बहुत ज़्यादा चीज़ देखिएगा, कई सारा प्रिपरेशन मेथड होता है, मतलब वो बनाने का, एस्टर बनाने का। तो ये हमारा अल्कोहल है जिसको इथाइल अल्कोहल कहते हैं, अल्कोहल है। और ये क्या हो गया? हमारा एसिटिक एसिड हो गया दोस्तों, एसिटिक एसिड हो गया। तो जब हम इसको इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4 के प्रेजेंस में इसका हम रिएक्शन कराते थे, H2SO4 एज ए डिहाइड्रेटिंग एजेंट काम करता है। डिहाइड्रेटिंग एजेंट का मतलब पानी निकाल देता है। तो पानी कहाँ से निकलता है? तो याद रखिएगा, एसिड से जाएगा OH, एसिड से निकलता है OH, और अल्कोहल से निकलेगा H। क्योंकि आपको जरूरी नहीं कि यही दोनों दे, कुछ और भी दे सकता है, कोई भी अल्कोहल, कोई भी एसिडिक एसिड दे, कोई भी मतलब एसिड दे सकता है, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो याद रखिएगा हमेशा ये कॉन्सेप्ट काम करता है, एसिड से जाएगा OH और अल्कोहल से जाएगा H। क्या जाएगा? अल्कोहल से जाएगा H। देखिए ये क्या है? हमारा अल्कोहल है ना, ये हमारा अल्कोहल है, तो अल्कोहल से जाएगा क्या? H। तो अल्कोहल से H निकाल देंगे, एसिड से निकलेगा OH। उसके बाद जो चीज़ है सबको ऐड कर दीजिए। कैसे ऐड करते हैं? तो सबसे पहले इसको लिखते हैं, सबसे पहले एसिड वाले को लिखते हैं। क्या बच गया हमारे पास? CH3 और CO। एसिड में इतना ही बचा था ना, OH तो निकल गया, और इसके बाद ये बचा है ना, H निकल गया। इसका क्या बचा? OCH2CH3, OCH2CH3। इसी को हम कहते हैं दोस्तों एस्टर। ये क्या होता है हमारा? एस्टर। इसी रिएक्शन को कहते हैं एस्टरिफिकेशन रिएक्शन। इसका नाम क्या हो गया? इथाइल इथेनोएट इसका नाम होता है। तो एस्टर बनाने का यही तरीका होता है। और साथ ही साथ H2O निकला है, मतलब H और OH क्या मिल जाएगा? पानी। तो ये पानी भी निकल जाता है। तो वही है कि ये जो फैट प्लस अल्कली है ना, फैट प्लस अल्कली मतलब क्या? आपका बेस हो गया, अल्कली मतलब क्या? NaOH हो गया। NaOH को जब हम फैट के साथ रिएक्शन करते हैं तो वही फिर सोप बन जाता है। जैसे इसी रिएक्शन को एस्टर का क्या करते हैं हम? एस्टर से अगर आपको सोप बनाना है, एस्टर से अगर सोप बनाना है दोस्तों, सोप बनाना, सोपिनिफिकेशन रिएक्शन कराना, तो इसको हम क्या करते हैं? अल्कली के साथ NaOH के साथ रिएक्शन करा देते हैं। तो क्या बन जाता है? CH3 COONA और प्लस C2H5 और OH बन जाता है। देखिए ना, एक तो हमारा CH3 COONA, ये हमारा क्या हो गया? फैट हो गया। ये दोस्तों हमारा क्या हो गया? यही फैट हो गया हमारा। CH3 COONA ये हमारा फैट हो गया, और साथ ही साथ ये हमारा क्या हो गया? C2H5OH क्या हो गया? हमारा अल्कली हो गया। तो इस रिएक्शन का रिवर्स हो गया ना, सोप हम बता दिए। इस रिएक्शन का रिवर्स हो गया हमारा क्या? एस्टरिफिकेशन रिएक्शन। आई थिंक आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एस्टरिफिकेशन रिएक्शन। 10th नंबर देख रहे हैं। ऑब्जर्व द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंटल सेटअप केयरफुली। एक्सपेरिमेंटल सेटअप को देखना है ध्यान से। विच सेटअप विल प्रोड्यूस स्मोक, कौन सा सेटअप स्मोक प्रोड्यूस करेगा? देखिए सिंपल है, कंप्लीट कंबसन होगा दोस्तों। अगर कंप्लीट कंबसन कहीं हो रहा है तो स्मोक नहीं बनेगा, स्मोक नहीं बनेगा। फ्लेम भी कैसा होगा? ब्लू होगा, स्मोक नहीं बनेगा। इनकम्प्लीट कंबसन होगा, इनकम्प्लीट मतलब ऑक्सीजन कम दे रहे हैं आप, इनकम्प्लीट कंबसन होगा तो क्या बनेगा? वहाँ पर स्मोक बनेगा, येलो फ्लेम देगा, सूटी फ्लेम देगा, ये सब होगा। अब देख लीजिए ना। और कंप्लीट कंबसन किसका होता है? जो हमारा अगर सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है, सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का कंप्लीट कंबसन होता है दोस्तों। और सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का इनकम्प्लीट कंबसन भी हो सकता है अगर ऑक्सीजन कम दे। लेकिन अगर अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है तो उसका तो 100% इनकम्प्लीट ही होगा। देखिए इथाइल अल्कोहल सेचुरेटेड होता है तो यहाँ पर आपको स्मोक नहीं मिलेगा। ऑयल और घी जानते हैं क्या होता है? आपको पता है ऑयल और घी दोस्तों क्या होता है? हमसे पूछा किसमें स्मोक प्रोड्यूस होगा, तो ऑयल क्या होता है हमारा? अनसेचुरेटेड होता है। क्या होता है? ऑयल हमारा अनसेचुरेटेड होता है। ठीक है, ऑयल हमारा क्या होता है दोस्तों? अनसेचुरेटेड होता है। घी क्या होता है हमारा? सेचुरेटेड होता है। घी क्या होता है? सेचुरेटेड होता है। तो सेचुरेटेड में तो नहीं देगा, हम बताए थे सेचुरेटेड में तो नहीं देगा, और अनसेचुरेटेड में हमको देगा। इसलिए आंसर क्या हो गया हमारा? ओनली टू हो जाएगा। आपको अच्छे से समझ में आया? नहीं समझ में आया तो फिर से हम बताते हैं। देखिए
कहाँ हमको पूछा है कि स्मोक कहाँ प्रोड्यूस होगा, तो जहाँ पर अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हो, या तो अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हो, या तो ऑक्सीजन आप कम दीजिएगा, सेचुरेटेड में भी अगर ऑक्सीजन कम मिलेगा तो वहाँ पर स्मोक प्रोड्यूस होगा। इथाइल अल्कोहल हमारा सेचुरेटेड है, बर्निंग कैंडल है, यहाँ पर एयर बढ़िया से प्रेजेंट है ही, मतलब आपको एयर के बारे में कुछ नहीं बोल रहा है, मतलब आप ले सकते हैं कि सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एयर है, तो ये तो आपको कंप्लीट मतलब कंबसन होगा, यहाँ पर ब्लू फ्लेम होगा, और सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है तो यहाँ पर स्मोक नहीं निकलेगा। ऑयल होता ही है नेचर से अनसेचुरेटेड, इसलिए हम लोग ऑयल प्रेफर करते हैं, घी नहीं प्रेफर करते। क्यों? जो घी होता है दोस्तों सेचुरेटेड होता है, सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हमारे बॉडी के अंदर बहुत कम मतलब जलता है, ये बर्न नहीं करता है, इसका कम ये कह सकते हैं कि ये हमको एनर्जी ज़्यादा नहीं देता है, ये जाके आपको फैट के रूप में ये जमा हो जाएगा, फैट ग्रुप में कहीं आपके बेली पे, पेट पे, या हिप पे, या कहीं और भी जाके ये क्या होता है जमा हो जाता है। वही क्या होता है, नहीं कहते कि चर्बी भर गया है, तो घी खाने से यही होता है, क्योंकि घी जो है जल्दी इसका कंबसन नहीं हो पाता, या रेस्पिरेशन प्रोसेस में ये जल्दी नहीं जाता है, क्योंकि ये सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। हम लोग ऑयल प्रेफर करते हैं, ऑयल अनसेचुरेटेड होता है, हमारा बॉडी इसको आसानी से डाइजेस्ट कर लेता है, हमको एनर्जी भी मिलता है, इसलिए इसको अगर ऑयल को अगर जलाइएगा तो अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, और उसके जलाने से स्मोक प्रोड्यूस होता है, तो ओनली 2। 11th देखते हैं, रिएक्शन स्कीम इज शोन बिलो। एक रिएक्शन स्कीम है, यहाँ पर इथीन में स्टीम डाली है तो बना है कैटलिस्ट, और फिर हम कैटलिस्ट डाल रहे हैं तो बना है प्रोडक्ट एक्स, उसमें हम एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट डाल रहे हैं तो बन रहा है दोस्तों हमारा क्या वाई, और वाई में फिर एक्स डाल रहे थे क्या बन रहा है हमारा जेड। व्हाट इज द फाइनल प्रोडक्ट जेड, हमसे फाइनल प्रोडक्ट जेड के बारे में पूछा है। तो देखिए अभी हम इसको एस्टरिफिकेशन रिएक्शन के बारे में बताए हैं, कुछ वहीं से है ये क्वेश्चन। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे हम, आपको हम बताते हैं। इथीन है, इथीन क्या हो गया आपका CH2CH2 यही हमारा इथीन हो गया। इसमें जब आप स्टीम मिलाइएगा दोस्तों, स्टीम मतलब क्या, पानी, H2O वेपर के फॉर्म में H2O मिलाइएगा तो और कैटलिस्ट के प्रेजेंस में ये क्या बन जाता है C2H5OH, क्या बन जाएगा C2H5OH, इसको हम कहते हैं इथेनॉल। ये क्या हो गया हमारा इथेनॉल हो गया, यही हमारा एक्स हो गया, ठीक है। और इस एक्स में मतलब इथेनॉल में C2H5OH इथेनॉल में एक्स जो है दोस्तों, इसका हम क्या करेंगे एसिडिफाइड, जो एसिडिफाइड कह रहा है एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7, इसी को पोटेशियम डाइक्रोमेट कहते हैं, ठीक है। तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है, ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है, इसका अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करा के क्या बना देता है, ये बना देता है दोस्तों इसका एसिड CH3COOH इथेनोइक एसिड बना देता है। ये आपका हो गया वाई हो गया दोस्तों, ठीक है। और इस वाई में मतलब इथेनोइक एसिड में अगर एक्स क्या था हमारा अल्कोहल को ऐड कीजिएगा, तो अभी हम बताए थे अल्कोहल प्लस एसिड मिलके क्या बनाता है एस्टर बना देता है। क्या बनाता है दोस्तों एस्टर, वो क्या होता है CH3COOC2H5, यही हमारा क्या है एस्टर है, ठीक है। तो यही हमारा जेड हो गया, इसका नाम क्या हो गया इथाइल एसीटेट। तो जेड हो गया क्या हमारा एस्टर, जेड क्या हो गया हमारा एस्टर। बहुत ही शानदार रिएक्शन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है कह सकते हैं। ये सब चीज़ यदि आपको पता है तभी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले इथीन को क्या किए हम, इथीन को पानी के साथ रिएक्शन कराएंगे कैटलिस्ट के प्रेजेंस में तो अल्कोहल बनेगा। अल्कोहल को फिर क्या किए हम ऑक्सीडेशन करा दिया, अल्कोहल का ऑक्सीडेशन रिएक्शन कराएंगे तो क्या बन जाता है एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। और फिर उस एसिड का अल्कोहल का एक प्रकार से अल्कोहल और एसिड का जो हम रिएक्शन कराते हैं H2SO4 के प्रेजेंस में तो वो बन जाता है हमारा एस्टर, इसी को हम कहते हैं एस्टरिफिकेशन रिएक्शन। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 12th नंबर देखिए। इन द सोप मिसेल का आपने स्ट्रक्चर देखा है दोस्तों, एनसीईआरटी में इसका स्ट्रक्चर दिया हुआ है। सोप मिसेल का स्ट्रक्चर कैसा होता है, कुछ इस प्रकार का। सोप मिसेल का जो स्ट्रक्चर देखिएगा कुछ इस प्रकार का होता है, कुछ इस प्रकार का स्ट्रक्चर होता है। सोप का जो मिसेल होता है ये कुछ इस प्रकार से उसका स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। ये हमारा डर्ट है, ये क्या हमारा गंदगी है, कपड़े का गंदगी यही होता है, ठीक है। और ये हमारा ये क्या है सोप का मॉलिक्यूल है। एक मॉलिक्यूल का अगर हम यहाँ पर दिखाएं, ये हमारा सोप का मॉलिक्यूल है दोस्तों। इसको कहते हैं पोलर हेड, क्या कहते हैं इसको हम पोलर हेड कहते हैं, इसको कहते हैं पोलर हेड। इसको क्या कहते हैं नॉन पोलर टेल, इसको पोलर हेड, इसको क्या कहते हैं नॉन पोलर टेल हम कहते हैं। ऑलराइट, ठीक है। तो आप देख लीजिए मतलब ये जो डर्ट होता है पूरी तरफ से यहाँ पानी तो होगा ही। तो हमसे पूछा है कि इन द सोप मॉलिक्यूल द आयनिक एंड ऑफ सोप इज ऑन द सरफेस। ये जो आयनिक एंड होता है ये कहाँ है, सरफेस की तरफ है, ये सरफेस की तरफ होता है, आयनिक एंड सरफेस की तरफ होता है। वाइल द कार्बन चेन, ये जो कार्बन का चेन है ये कार्बन का चेन होता है। नॉन पोलर टेल जो होता है दोस्तों कार्बन का चेन होता है, ये कहाँ पर है इंटीरियर ऑफ द क्लस्टर। ये एक प्रकार का क्लस्टर बनाता है, सोप मिसेल का क्लस्टर बनाता है। ये कैसा होता है तो इंटीरियर में होता है। कैसे होता है दोस्तों इंटीरियर ऑफ द क्लस्टर में होता है, ठीक है। तो ये तो ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। ये तो आपको मतलब आप 10th के एनसीईआरटी पढ़ेंगे वहाँ भी ये क्वेश्चन दिया हुआ है। 30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हाउ डज द नंबर ऑफ कार्बन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एटम इन एन एस्टर डिफर फ्रॉम द टोटल नंबर ऑफ कार्बन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एटम इन द अल्कोहल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड फ्रॉम विच द कंपाउंड वाज डेरिवेड। देखिए ये क्वेश्चन तो आसान है, इसको आराम से अगर एस्टर और वो आप बना पाते हैं तो
क्वेश्चन तो आसानी से किया जा सकता है। देखिए कह रहा है कि कार्बन और हाइड्रोजन का हमको नंबर बताना है, ज़्यादा है कि कम है। पहले तो एस्टर का फॉर्मूला आप जानते हैं, CH3 COO C2H5, ये एस्टर हो गया दोस्तों, ठीक। और ये बनता कैसे है, तो एक तो इथाइल अल्कोहल लेते हैं C2H5 OH लेते हैं, और एसिड लेते हैं, क्या लेते हैं, एसिड हम लेते हैं आपको एसिटिक एसिड CH3COOH, ये एसिड हम लेते हैं, ठीक है। इसमें कार्बन का नंबर कितना है, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 2 2 4 कार्बन, यहाँ कार्बन 4 है दोस्तों, ठीक है। हाइड्रोजन कितना है, देखिए 3 हाइड्रोजन, यहाँ है 5 हाइड्रोजन, हाइड्रोजन 8 है। ऑक्सीजन कितना है, 2 ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन आपका 2 है, ठीक। आप देखिए यहाँ पर कार्बन कितना है, यहाँ 2 कार्बन है, कार्बन कितना है, 2 है। हाइड्रोजन कितना है, 5 1 6, हाइड्रोजन कितना है दोस्तों, 6 है, ठीक है। यहाँ कार्बन कितना है, कार्बन 2 है। हाइड्रोजन कितना है, 4 है, हाइड्रोजन 4 है। और ऑक्सीजन कितना है, ऑक्सीजन यहाँ पर 2 है, ऑक्सीजन 2 है। तो कार्बन यहाँ 4 है, यहाँ कार्बन 2 2 है, तो कार्बन तो ज़्यादा है दोस्तों, कार्बन क्या है, कार्बन तो ज़्यादा है। कार्बन कह सकते हैं 2 कार्बन यहाँ 2 कार्बन, कार्बन तो मतलब सेम है, कार्बन का नंबर जिससे बना है तो कार्बन का नंबर तो सेम है, कार्बन तो सेम है। हाइड्रोजन देख लीजिए, 6 हाइड्रोजन यहाँ और 4 हाइड्रोजन यहाँ। हाइड्रोजन कितना है दोस्तों, हाइड्रोजन 6 4 10, हाइड्रोजन यहाँ 10 है, यहाँ हाइड्रोजन 8 ही है। हाइड्रोजन इसमें क्या है, कम है, हमको इसमें ही पूछा था, हाइड्रोजन यहाँ पर कम है। ऑक्सीजन देख लीजिए, ऑक्सीजन यहाँ पर कितना है, 2 ऑक्सीजन यहाँ पर, यहाँ 1 भी नहीं है, तो 2 ऑक्सीजन कम, यहाँ पर 2 ही है, यहाँ भी 2 है, तो ऑक्सीजन तो सेम है। ऑक्सीजन क्या है आपको, सेम है, तो देख लीजिए कहाँ पर है, या ऑक्सीजन तो कम ही है ना, 2 वहाँ पर था और 1 ऑक्सीजन यहाँ भी है। एक मिनट देख लीजिए, CH3 CH2 और OH, 1 ऑक्सीजन यहाँ भी है, और CH3 COOH, 2 ऑक्सीजन यहाँ पर है। वहाँ कितना था, वहाँ तो 2 ही ऑक्सीजन था, यहाँ 3 ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन भी कम है। तो सेम लेस लेस, मतलब कार्बन के एटम सेम है और हाइड्रोजन एटम लेस होता है, ऑक्सीजन एटम भी लेस होता है। आसानी से आप कर सकते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन इज यूज टू सेपरेट क्रूड ऑयल इनटू यूजफुल फ्रैक्शन। ये तो इज मेटेड अराउंड एज प्योर में आपने पढ़ा होगा कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन या डिस्टिलेशन का यूज़ करते हैं हम क्रूड ऑयल को अलग अलग, मतलब उसके अलग अलग कंपोनेंट में सेपरेट करने के लिए। सही बात है, ट्रू है। द फ्रैक्शंस विथ लोअर बॉइलिंग पॉइंट आर फाउंड एट द टॉप ऑफ द फ्रैक्शनेटिंग कॉलम। ये सही बात, ये भी ट्रू है। आप अगर इसका फोटो हमारे पास तो है, हम आपको दिखाने के लिए यहाँ पर एक फ़ोटो यहाँ पर लगाए थे दोस्तों, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन वाला। देखिए ये है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में देख लीजिए यहाँ पर जैसे कोई क्रूड ऑयल है, यहाँ से क्रूड ऑयल को दिया गया है, यहाँ से क्रूड ऑयल को भेजा गया है, जिसका देखिए बॉइलिंग या मेल्टिंग पॉइंट कह सकते हैं। जिस भी हाइड्रोकार्बन का मेल्टिंग पॉइंट कम है वो सबसे ऊपर है, वो टॉप में है, जिसका ज़्यादा है वो कहाँ पर, नीचे है, ठीक है। यहाँ 400 है, यहाँ 370, यहाँ 300 है, 200 है, 150 है, मतलब जिसका कम होता है वो सबसे ऊपर होता है। यही चीज़ वहाँ पर हम बता रहे थे, ठीक है। यही चीज़ क्वेश्चन भी कह रहा है। कहाँ गया, चलिए यही चीज़ क्वेश्चन भी कह रहा है, हाँ ठीक है। द फ्रैक्शंस विथ लोअर बॉइलिंग पॉइंट, जो भी फ्रैक्शन जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है वो कहाँ पर मिलता है, तो टॉप पे मिलता है। तो दोनों स्टेटमेंट हमारा सही है। पूछा क्या स्टेटमेंट करेक्ट कौन है दोस्तों, तो करेक्ट कौन है हमारा, बोथ 1 and 2 कौन है, तो बोथ 1 and 2। 14 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। 15 देखिए, ये तो बहुत ही आसान रिएक्शन है। अल्कलाइन KMnO4 कहीं दिख जाए या एसिडिफाइड K2Cr2, मतलब समझिए ऑक्सीडेशन रिएक्शन। क्या है दोस्तों, ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। निकल प्लेटिनम प्लेटिनम दिख जाए कहीं, समझ जाइए एडिशन रिएक्शन है। सनलाइट दिख जाए सब्सटीट्यूशन रिएक्शन है। और यहाँ ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करा रहे हैं, मतलब हाइड्रोकार्बन को जला रहे हैं, तो ये क्या होगा, कंबसन रिएक्शन है। मिला लीजिए, आसानी से मिला जा सकता है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। 16 नंबर देख लीजिए, ग्रेफाइट के बारे में। इट हैज़ ए लेयर्ड स्ट्रक्चर, हाँ सही बात है, ये लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है ग्रेफाइट का। ग्रेफाइट जो है लेयर के फॉर्म में होता है और एक लेयर को हम ग्रेफिन कहते हैं। दिस लेयर आर हेल्ड बाय वॉन डर वाल फोर्स एंड डिस्टेंस बिटवीन 2 लेयर इज 340। देखिए ये सारा NCERT का लाइन है। 304 जो होता है पिकोमीटर, इसका डिस्टेंस होता है, ध्यान रखिएगा। ईच लेयर इज कंपोज ऑफ प्लेनर हेक्सागोनल रिंग ऑफ कार्बन एटम, ये भी सही बात है, NCERT का लाइन है। और कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ विद इन द लेयर, कार्बन कार्बन का बीच को बॉन्ड लेंथ होता है, कितना होता है, 143.5 pm होता है। ये सारा स्टेटमेंट सही है, NCERT का है। अगर याद रख सकते तो याद रखिएगा, फैक्चुअल क्वेश्चन था। 17 नंबर, मैच द एलोट्रॉप्स गिवन इन विद द एलोट्रॉप, मतलब एलोट्रॉप को उसके प्रॉपर्टीज हमको मिलाना है। डायमंड, क्या डायमंड डेराइव्ड लुब्रिकेंट का काम करता है, ये गलत बात है। ग्रेफाइट, अच्छा इधर है, इसको मिलाना है यहाँ पर दोस्तों, चलिए इसको मिलाना है, इसका ऑप्शन इधर दिया है। देखिए डायमंड का यूज़ कहाँ कहाँ होता है। डायमंड का यूज नाइफ्स फॉर कटिंग मार्बल,
इंटरलॉक्ड हेक्सागोनल पेंटागोनल रिंग, सुपर बैटरी और ड्राई लुब्रिकेंट। देखिए डायमंड का यूज़ एज ए मार्बल वगैरह को काटने में यूज़ करते हैं। ग्रेफीन का यूज़ दोस्तों सुपर बैटरी वगैरह हम आजकल करने लगा है। फ्लोरीन क्या होता है, इसमें हेक्सागोनल और पेंटागोनल रिंग होता है। और ग्रेफाइट का यूज़ हम लोग करते हैं ड्राई लुब्रिकेंट के रूप में। तो ए का हो गया 4, बी का कौन हो गया दोस्तों, बी का हो गया 1, सी का हो गया आपको 2 और डी का हो गया कौन, डी का हो गया 3। 4 1 2 3, 4 1 2 3 यहाँ है। ऑलराइट, नेक्स्ट नंबर देखिए 18 नंबर, कंपाउंड एक्स एंड वाई बोथ आर एल्केन्स। एक्स और वाई दोनों एल्केन है, याद रखिएगा। एल्केन जनरल फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n+2। कंपाउंड एक्स हैज हायर बॉइलिंग पॉइंट देन वाई। एक्स का जो बॉइलिंग पॉइंट है ज़्यादा होता है। देखिए बॉइलिंग पॉइंट दोस्तों उसका कह सकते हैं मोलिकुलर वेट पर डिपेंड करता है। जिसका मोलिकुलर वेट ज़्यादा, बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा। व्हाट कुड बी द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड एक्स। एक्स का और वाई का फॉर्मूला क्या क्या हो सकता है। पहली बात तो एल्केन फैमिली से बिलोंग करता है, CnH2n होना चाहिए। 8 दूनी 16 ये नहीं है, 8 दूनी 16 2 18 ये है, 9 दूनी 18 2 20 ये भी है, ये नहीं हो सकता है। 9 दूनी 8 ये भी हो सकता है, ठीक है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। लेकिन याद रखिएगा एक्स का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा था तो एक्स हमारा ज़्यादा कार्बन का नंबर का होना चाहिए। एक्स में ज़्यादा नंबर ऑफ कार्बन होना चाहिए, वाई में कम होना चाहिए। 8 दूनी 16 तो हो ही नहीं सकता है, ये 8 दूनी 16 वाला तो हो ही नहीं सकता, ये डी ऑप्शन करेक्ट होगा। 9 दूनी 18 तो 20 ये एल्केन है, और 8 दूनी 16 2 18 ये भी हमारा क्या है, एल्केन है। और एक्स में ज़्यादा है तो ये हो गया हमारा डी। अब रहने देते हैं दोस्तों, अब कोशिश करेंगे कि कल जो बचा हुआ क्वेश्चन है उसको हम आपको करवा दें, ठीक है। तो हमको काम है, तैयार भी होना है, जाना है कि कुछ क्वेश्चन करवा दें। 19 है, 20 21 है। अच्छा ये पेश कर देते हैं दोस्तों, ये पेश कर देते हैं 19 नंबर। देखिए मीथेन इज द फर्स्ट मेंबर ऑफ द एल्केन सीरीज। बिल्कुल सही बात है, एल्केन सीरीज का पहला मेंबर मीथेन ही होता है। द सेकेंड मेंबर इज इथेन, दूसरा एथेन होता है, ठीक है। हमसे क्या पूछा है, विच स्टेटमेंट आर करेक्ट। इथेन इट हैज़ द फॉर्मूला C2H4। इथेन का फॉर्मूला C2H4 होता है क्या, ना C2H6 होता है। 2 3 4 2 6 होना चाहिए, एल्केन है ना, ये तो गलत हो गया। इट हैज़ हायर बॉइलिंग पॉइंट देन दैट ऑफ द मीथेन, ये तो सही बात है दोस्तों। बॉइलिंग पॉइंट तो ज़्यादा होता है, बॉइलिंग पॉइंट तो ज़्यादा होता है, क्योंकि कार्बन ज़्यादा तो बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा। हैज़ द सेम इंपेरिकल फॉर्मूला एज मीथेन। क्या इंपेरिकल फॉर्मूला सेम होता है, देखिए इंपेरिकल फॉर्मूला सेम कैसे हो गया। मीथेन का इंपेरिकल फॉर्मूला CH4 होता है और इथेन का क्या होता है, C2H6 होता है। तो इंपेरिकल फॉर्मूला सेम नहीं, जनरल फॉर्मूला सेम होता है, इंपेरिकल फॉर्मूला सेम नहीं है, तो ये भी गलत है। हैज़ केमिकल प्रॉपर्टीज वेरी सिमिलर टू दोज ऑफ मीथेन, बिल्कुल सही बात है, दोनों एल्केन का ही मेंबर है, तो केमिकल प्रॉपर्टी तो सेम होगा ही होगा, यही सब चीज़ ध्यान रखना। तो 2 और 4 कौन सा ऑप्शन हो गया हमारा, 2 और 4। 20 देखिए हमको ट्रू और फॉल्स बताना है, ये अच्छा क्वेश्चन है। इन 2,3,3 ट्राईमिथाइल हेक्सेन द नंबर ऑफ सेकेंडरी कार्बन एटम इज 2। देखिए पहले तो इसका स्ट्रक्चर आपको बनाना चाहिए, क्या है, हेक्सेन है, 1 2 3 4 5 6 कार्बन हो गया। 2,3,3 दूसरे कार्बन पर मिथाइल है और तीसरे पर यहाँ पर है, यहाँ भी मिथाइल है CH3 और यहाँ भी मिथाइल है, ठीक है। हेक्सेन द नंबर ऑफ सेकेंडरी कार्बन एटम, देखिए एक तो होता है प्राइमरी कार्बन एटम, इसको एक होता है सेकेंडरी कार्बन एटम, एक होता है टर्सरी कार्बन एटम। प्राइमरी कार्बन एटम मतलब क्या, जिस भी कार्बन की हम बात करें वो अगर एक ही कार्बन से जुड़ा होगा उसको हम क्या कहेंगे, प्राइमरी कार्बन एटम। जैसे देखिए इस कार्बन को ध्यान से देखिए दोस्तों, ये कार्बन कितने और कार्बन से जुड़ा हुआ है, एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है ना, तो इसको हम कहेंगे प्राइमरी कार्बन एटम। ये हमारा प्राइमरी है, 1 डिग्री, इसी को कहते हैं 1 डिग्री। उसी प्रकार से इसको भी देखिए, ये एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है ना, तो ये भी हमारा 1 डिग्री हो गया। ये भी ऊपर बस एक ही कार्बन से जुड़ा 1 डिग्री हो गया, ये भी 1 डिग्री हो गया। अब हम 2 डिग्री के बारे में बात कर रहे हैं। 2 डिग्री मतलब किसको कहते हैं, जो कार्बन 2 कार्बन से जुड़ा होगा। 2 डिग्री मतलब जो कार्बन 2 और कार्बन से जुड़ा होगा। जैसे इस कार्बन को ध्यान से देखिए दोस्तों, ये कार्बन जो है इधर इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, और ये कार्बन जो है इधर इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, और ये कार्बन जो है इधर इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ये 3 डिग्री है। जो 3 कार्बन से जुड़ा है उसको 3 डिग्री कहते हैं, जो 2 ही कार्बन से उसको 2 डिग्री कहेंगे, ठीक है। इस कार्बन की बात की दोस्तों, ये इधर से जुड़ा है, इधर 3 चाहिए, तो 4 डिग्री कार्बन है आपका, इसको टर्सरी कहते हैं। इसको देखिए 1 और 2, ये 2 ही से जुड़ा है, तो ये 2 डिग्री कार्बन हो गया। इसको देखिए ये भी 2 डिग्री कार्बन हो गया, ठीक है। तो आई थिंक अब आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि सेकेंडरी कार्बन यहाँ पर कितना है। तो सेकेंडरी यहाँ पर देखिए ना, सेकेंडरी कार्बन कितना है, 2 है, तो सेकेंडरी 2 कार्बन हमारा आइटम है, ठीक है। टर्सरी कितना है, ये टर्सरी हो गया आपका, बस एक ही टर्सरी है। क्वार्टनरी एक ही है, ये प्राइमरी है, ये प्राइमरी, ये प्राइमरी, ये प्राइमरी, ये भी कितना हो गया, प्राइमरी हो गया। तो पहला स्टेटमेंट तो हमारा ट्रू है, क्या है दोस्तों, ट्रू है। पहले तो इसको हम इरेज कर देते हैं। सेकेंड देखिए दोस्तों, 1 मिनट। सेकेंड क्या हमारे पास, ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन कंटेनिंग 6 इलेक्ट्रॉन शेयर्ड बिटवीन 2 कार्बन एटम आर कॉल्ड ओलिफिन। देखिए
ऑर्गेनिक कंपाउंड कार्बन हाइड्रोजन कनेक्टिंग 6 इलेक्ट्रॉन शेयर बिटवीन 2 कार्बन एटम। दो कार्बन है, इसके बीच में 6 इलेक्ट्रॉन का शेयर है दोस्तों। 3 इधर है, 3 इधर है, मतलब एक का इधर इस कार्बन का हो गया, इस कार्बन का शेयर होता है ना, यहाँ भी इस कार्बन का, तो 6 कार्बन मतलब 6 इलेक्ट्रॉन तो शेयर कर रहा है। और हाइड्रोजन इधर होगा, हाइड्रोजन इधर होगा। क्या इसको ओलिफिन कहते हैं? ये फॉल्स स्टेटमेंट दोस्तों। इसको क्या कहते हैं? एसिटिलीन कहते हैं। इसका नाम क्या है? एसिटिलीन। आपने पढ़ा होगा एनसीईआरटी में, तो फॉल्स है। द नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर पॉसिबल फॉर द ऑर्गेनिक कंपाउंड हैविंग मोलिकुलर फॉर्मूला C4H8I2 इज 7। देखिए ये जो है C4H8I7, इसका जो अगर आइसोमर निकालिएगा, आइसोमर क्या होता है? उसको स्ट्रक्चर को अलग अलग तरीके से हमको अरेंज करना, फॉर्मूला यही होना चाहिए। तो इसका 9 निकलेगा। अगर इसका आप निकालिएगा ना, तो इसका टोटल आइसोमर कितना निकलेगा? 9 निकलेगा। ये भी स्टेटमेंट गलत है। सेकेंडरी प्रीफिक्स फॉर कीटोन इज कीटो और ऑक्सो, ये सही बात है। प्रीफिक्स ये एंड ये, सो बोथ पोजीशन एंड चेन आइसोमर, बिल्कुल सही बात है। देखिए CH3 CH और Cl, यहाँ पर Cl कितना है? दूसरे कार्बन पे है। यहाँ पर Cl कितना है? या दूसरे और किसी और कार्बन पे है। तो ये दोनों क्या शो करता है? पोजीशन और चेन आइसोमर दोनों शो करता है। ये भी ट्रू स्टेटमेंट। बंदा स्ट्रक्चर अगर बना लीजिएगा तो आराम से पता चल जाएगा। तो 5 स्टेटमेंट हमारा सही है। तो पहला कौन हो गया? सही हो गया। 21 देख लेते हैं। चलिए 21 भी देख लेते हैं। द डिस्प्लेड फॉर्मूला ऑफ 2 कंपाउंड सोनम, मतलब 2 कंपाउंड का स्ट्रक्चर यहाँ पर हमको दिया हुआ, एक तो ये, एक तो ये। ध्यान से देखिए, व्हाट आर द सिमिलरिटीज एंड डिफरेंस बिटवीन द टू, दोनों के बीच सिमिलरिटी डिफरेंस क्या है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के बारे में पूछा था। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पहले दोनों को निकालिए। कार्बन कितना है? 1 2 3, 3 कार्बन है, C3 हो गया। हाइड्रोजन कितना है? 1 2 3 4 5 6, C3H6। और ऑक्सीजन कितना दोस्तों? 2 है, C3H6O2 है। यहाँ देखिए तो 1 2 3, 3 कार्बन है। हाइड्रोजन कितना है? 2 है, 2 4 है, 5 है, 6 है। हाइड्रोजन 6 है और ऑक्सीजन भी 2 है। तो ऑब्वियसली बात है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सही है दोस्तों। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम है। और हमसे डिफरेंस पूछा है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम है, सिमिलरिटीज तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। डिफरेंस देखिए तो अगर इसको देखें ध्यान से, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम हो गया, ठीक। COO है और COOH है। ये जानते हैं ये क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड है दोस्तों। ये क्या हमारा? कार्बोक्सिलिक एसिड का कंपाउंड है। और ये क्या हमारा? एस्टर है। ये क्या हमारा? एस्टर है। तो दोनों अलग अलग ऑर्गेनिक कंपाउंड है। इसका मतलब वो दोनों का जो रिएक्शंस होगा ना, वो रिएक्शंस अलग अलग होगा। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दोनों का सेम होगा, लेकिन रिएक्शंस जो है दोनों का डिफरेंट होगा। याद रखिएगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम और रिएक्शन डिफरेंट है। दोनों आपस में क्या होगा? आइसोमर होगा। आइसोमर क्या होता है? जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो, अरेंजमेंट डिफरेंट हो, उसी को हम आइसोमर कहते हैं। तो चूंकि ये एस्टर है, ये एसिड है, तो दोनों का रिएक्शंस तो अलग अलग होगा ही। एस्टर अलग प्रकार से टाइप से रिएक्शन करता है और एसिड अलग टाइप से रिएक्शन करता है। तो ये 21 तक कराए हैं। 2 मार्क्स का क्वेश्चन बचा हुआ दोस्तों। कोशिश करेंगे कल हम आपको करा दें। तब तक पढ़ते रहिए अच्छे से। और जो BSB का है, फ्री जेईई नीट का है दोस्तों, उसका आपको क्वेश्चन भी PYQ प्रोवाइड करा दिए हैं। टेलीग्राम से जुड़ जाइए, वहाँ पर आपको मिल जाएगा। थैंक यू।